हमारे बुजुर्ग कहते थे कि गंवार का तेल निकाल देते थे खियूसर के राजघराने में। इतना क्रूर शासन था। मारवाड़ में 8-10 राजघराने ऐसे थे जो ज़्यादा क्रूर थे और जोधपुर दरबार से भी सामना करने में थे, जिसमें आसोप, गुलर, आउआ ये महत्वपूर्ण है कुछ घराने। उनमें खियूसर भी एक था। खियूसर हालांकि जोधपुर दरबार से इनके निजी संबंध थे, फिर भी वो इस बात से खपा थे कि दरबार की ओर से एक पैमाइश की जानी थी और वो उससे नाराज थे। तो यहाँ जो खियूसर के राजघराने की ओर से जो अत्याचार होते थे, उनके सामने एक तो होते थे खियूसर के खियूजी लखारा, बलदेव राम जी के आदमी थे। एक थे श्री राम जी सो नारवा के। दोनों ही राजघराने की आंख की किरकिरी थे। लोगों को सजग करते थे, पढ़ाना है बच्चों को। लोगों को इस बात के लिए सजग करते थे कि ये जागीरी ज़्यादा दिन की नहीं है और इनके जो लाग बाग हैं उनके इनकार करो, इनकी बेकार करना बंद कर दो। जैसा बलदेव राम जी कहते थे वे बातें वो यहाँ करने लग गए और उसकी वजह से खियूसर राजघराने ने उन लोगों को बहुत तरह से यातनाएं दी। कहते हैं कि एक बार श्री राम जी सो को खियूसर के कारागृह में डाल दिया और वहां पर उन पर काफी उनके कपड़े उतार दिए गए, उनके गुप्तांगों में मिर्ची दबाई गई और काफी तरह से उनको बहुत ज़्यादा जलन और परेशानी से गुजरना पड़ा। बाद में खियूसर ठिकाने ने कहा कि वापस धोती पहन लो। उन्होंने कहा अब धोती पहनने का क्या औचित्य है, जब आपने खोल दी तब खुली ठीक है। और उन्होंने कहा कि बहुत लोग जो हैं यहाँ तालियां बजा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को के सामने मुझे घुमाया जाए पूरे राजघराने में, राजमहल में, और मैं सब जगह, ताकि सब भी लाभान्वित हो जाए इस दर्शन लाभ से। मतलब वो इतने कठोर थे, झुकने वाले आदमी नहीं थे। मारपीट और उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। बलदेव राम जी ने कह रखा था अगर आपके ऊपर ज़्यादा जुल्म होता है तो आप लोग जोधपुर आ जाओ। जोधपुर में क्या है कि ये जो कुछ राजघराने थे उनके खिलाफ, वो जोधपुर दरबार के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। पूरे मारवाड़ में छोटे छोटे डाकू छोड़ रखे थे इन्होंने, और वो डाकू इनकी सेह पर थे, राजघरानों की सेह पर, और गांव में किसानों को लूटते थे, पूरे गांव के गांव लूट लेते थे। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग मुझे कहा करते थे, पहले मैं बातचीत करता था तो, यहाँ एक गांव को तो गरम कड़ा तेल का चढ़ा दिया गया और थोड़े थोड़े छींटे उछाले लोगों ने चुपचाप जितना माल था ला करके गांव के गवाड़ में रख दिया और वो सारा माल धन माल उनका लेके चले गए वो लोग। तो इस प्रकार बहुत बुरी तरह से लूटते थे गांव के गांव, और ये डाकू लूटते थे उन सामंतों और जागीरदारों की सेह पर। तो जोधपुर दरबार चाहते थे कि एक तो डाकू नहीं होने चाहिए और एक जो मेरे खिलाफ जो सामंतों का षड्यंत्र है वो खत्म होना चाहिए। इसलिए बलदेव राम जी मिर्दा को उन्होंने डीआईजी पद पर पदोन्नति दी और मारवाड़ में डाकुओं का उन्मूलन करने की जिम्मेवारी दी कि मारवाड़ में डाकुओं का उन्मूलन होना चाहिए, डाकू नहीं रहने चाहिए। डाकू बहुत बड़ी परेशानी है। इसी क्रम में बलदेव राम जी गांव गांव जाते और लोगों को समझाते कि आपको जो परेशानी हो आप आइए जोधपुर में, दरबार का न्यायालय, मुकदमा कीजिए, अंग्रेजों की तरफ से न्यायालय है, मुकदमा कीजिए, पैरवी करेंगे, हम वकील खड़े करेंगे, और आप लोगों को इन जागीरदारों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दरबार खुद जागीरदारों से परेशान है और आपकी सुनवाई ज़्यादा करेंगे जागीरदारों के खिलाफ। तो इस प्रकार, हाँ, मैं नागौर के पास गांव है बाकरोद, तो कहते हैं कि एक बार तो श्री राम जी खियूसर के कारागृह से कूद गए थे। कहते हैं इस प्रकार कूदे, उन्होंने अनुभव ले लिया था कि जब धोती खोलने में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने धोती को खोल कर ऊपर करके उसका पैराशूट बना के दीवार पर से छलांग मार गए। ऐसी कहानी भी बताते हैं। और एक बार कहते हैं वो जोधपुर जा रहे थे पेशी में,
जब भी वो जोधपुर जाते सुनवाई पर तो घर से खाना वाना बांध के रात को निकल जाते थे, आधी रात से पहले पहले, और सुबह तक जोधपुर के नज़दीक पहुंच जाते थे। कहते हैं कि एक बार खियूसर ठिकानेदार केसर सिंह जी अपनी जीप लेकर के उनके पास से गुजरे तो उन्होंने जीप रोक दी। बोले, श्री राम, अब लड़ाई है तो कोर्ट की है, और तू मेरा किसान है, मेरा करसा है, मैं तेरा ठाकुर हूँ, तो तू आकर के गाड़ी में बैठ जा, पैदल क्यों चलता है। तो श्री राम सो बहुत कड़क मिजाज के आदमी थे, बड़े समझौते करने वाले थे नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि श्री राम अगर बैठता है तो बराबर की सीट पर बैठता है, पीछे बैठने वालों में श्री राम नहीं है। तो आखिर उस ठाकुर को गाड़ी रवाना करनी पड़ी और श्री राम नहीं बैठे उस गाड़ी में। हाँ, मेरे बारे में जो पूछ रहे हैं उनसे मैं पूरा मेरा परिचय दे दूं। मैं नागौर जिले की नागौर तहसील के भाकरोद गांव का रहने वाला हूं। ये गांव भाकरोद और खरनाल जो है, खरनाल जो तेजा जी गांव, वो पास पास में ही है, और ये दोनों नागौर और खियूसर के ठीक बीच में नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं। अभी मेरी तो हाँ, अब मैंने परिचय दे दिया, ठीक है। तहसील नागौर है मेरी। हाँ, खियूसर मेरे बिल्कुल नज़दीक है। खियूसर तहसील में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ सर्विस करता हूँ। और उसी गांव में जहाँ पर वो श्री राम जी के गांव में मेरी सर्विस है, और मैं हर साल बच्चों को भी गाए बगाए श्री राम जी के बारे में बात करता हूँ। जिस स्कूल में मैं अभी पोस्टिंग है मेरी, उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम जी सो ने कहा कि यहाँ स्कूल ज़रूरी है, गांव में स्कूल होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाना है। और उन्होंने वो जगह तय की कि ये मेरे ससुराल वालों की जगह है, यहाँ पर स्कूल बना दी जाए। और कहते हैं वो खुद अपनी गाड़ी से पत्थर, लकड़ी की गाड़ी होती थी, पत्थर ला ला के उन्होंने शुरू की। तो उस ज़माने में उस गांव में पत्थरों का मकान नारवा कला में नहीं थे, सब झोंपड़े थे, परंतु उन्होंने मेहनत की और स्कूल को बनाने के लिए काफ़ी कोशिश की उन्होंने। और भी उन लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, देख लो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर बच्चों को पढ़ाना है। और सबको यही कहते थे, बच्चे पढ़ाओ, तुम याद करोगे, जिनके बच्चे पढ़ जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार मेरा मानना है कि खियूसर क्षेत्र में इसी प्रकार के खियूजी भी यही कहते थे, उन्होंने भी पढ़ाई पर बहुत जोर दिया। और कहते हैं खियूजी को तो एक बार आकला के दौरों में खियूसर ठाकुर ने एक सजा होती थी खाट में डालने की, पता नहीं किस प्रकार बांधते थे वो, खाट के बांध करके पैरों को, दोनों पैरों को किसी प्रकार खींच के खाट के दोनों तरफ लगा के बांधते थे, बांध करके उनको दौरों में, जो रेत के धोरे हैं, टीबे के ऊपर ले जाके छोड़ दिया था। भूखे प्यासे पड़े रहे वहाँ पर, पता नहीं कैसे और किस वजह से वो छूट कर आए। और उन्होंने फिर दरबार पर खियूसर ठाकुर पर मुकदमा किया, जोधपुर जाकर के बलदेव राम जी के सानिध्य में। और कहते हैं कि उस खियूजी वाले केस में खियूसर ठाकुर को जेल हो सकती थी, इतनी गुंजाइश थी उस केस में, परंतु उसमें खियूजी का जो केस था वो इस वजह से कमजोर पड़ा है कि ठाकुर ने ताडावास गांव है, इसी जागीर, खियूसर जागीर में 12 गांव थे, ताडावास, नारवा, बेरावास, ये कई गांव थे। तो उन्होंने खियूसर ठाकुर ने रातों रात एक सुतार, ताडावास के सुतार के यहाँ पोल बनाई अपनी तरह की, जैसे जागीरदार की पोल थी वैसी उसका नमूना की पोल। रातों रात, एक रात में लोग कहते हैं वो पोल बनाई थी इस बात के लिए कि तुझे गवाही, झूठी गवाही देनी है मेरे पक्ष में, ताकि मैं बच जाऊं। और उसकी झूठी गवाही की वजह से खियूसर ठाकुर साहब जेल जाने से बचे थे उस समय, और तो कोई झूठी गवाही देने को तैयार नहीं हुआ था। कहते हैं हाँ, जवाब देंगे, आपका सबका जवाब देंगे, मैं थोड़ी बात कर लूँ ना। हाँ, तो मेरा मानना है कि हाँ, मानता हूँ मैं तेजा जी ने बहुत काम किया था। और एक गाय, उस समय गाय हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती थी, गाय मुद्रा का काम करती थी। आज जैसे जीडीपी से नापते हैं कि किस देश की कितना आर्थिक विकास है, उस प्रकार पुराने ज़माने में हमारे देश में गायों से मापा जाती थी, जीडीपी नापी जाती थी कि फला राजा के पास इतनी गायें हैं
फला आश्रम में इतनी गायें हैं, कौन सा साधु बड़ा है जिसके आश्रम में कितनी गायें हैं, किस राजा के पास कितनी गायें हैं। मतलब गोधन मापदंड था धन का। तो उस समय लाछा गुजरी की गायें चली गई थी और कहते हैं तेजा जी ने गायें ला करके उसको सौंप दी और अकेले जूझ गए उन मीणों से, और वो गायें ला करके उसको सारी गायें सौंप दी। इतने मजबूत आदमी थे, पराए तकलीफ में उन्होंने इस प्रकार काम किया। परंतु तेजा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अंधविश्वासी नहीं थे। उनके जो गीत है उनमें कहा गया है कि उन्होंने मुहूर्त नहीं देखा, बिना मुहूर्त के निकल पड़े, किसी शगुन की जरूरत नहीं, इस प्रकार अंधविश्वास का खंडन किया उन्होंने। आज तेजा जी के जो मंदिर हैं वहाँ पर अंधविश्वास बड़ी मात्रा में है, रोज जोत होती है। मैं जाता हूँ, पड़ोस का ही गांव है बिल्कुल, तो वहाँ तो अंधविश्वास फैल गया। उनके नाम से जो अंधविश्वास हो रहा, हो सकता है कल को बलदेव राम जी के नाम पे या अम्बेडकर के नाम पे भी अंधविश्वास फैल जाए। पर मेरे हिसाब से खिंवसर क्षेत्र में अगर शिक्षा की कोई, खिंवसर में और चीज़ें बने, कल को रोड पे पुल भी बनना है नेशनल हाईवे पे, उसका नाम हो सकता है, और भी कई चीज़ों का नाम हो जाता तो अच्छा रहता। हालांकि मैं नहीं कहता कि कॉलेज का क्यों किया गया, कम से कम केसर सिंह के नाम से हो सकती थी कॉलेज, जो शिक्षा के खिलाफ थे खिंवसर क्षेत्र में। एक संभावना थी कि खिंवसर की कॉलेज केसर सिंह के नाम से या कर्म सोतों के नाम से हो, पर वो संभावना खत्म हुई और तेजा जी के नाम से हो गई। तो तेजा जी शिक्षा के खिलाफ तो नहीं थे कम से कम। और जैसे बलदेव राम जी के नाम से नागौर की कॉलेज है, माडीबाई के नाम से नागौर की कॉलेज है, ऐसे लोगों के नाम से कॉलेज होनी चाहिए। बलदेव राम जी ने शिक्षा के लिए इतनी गजब की अलग जगह इस मारवाड़ की भूमि में, जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे इन परिस्थितियों में इतना काम कैसे कर लिया। यहाँ मारवाड़ में किसी के पास 1 रुपया देने को नहीं था। बलदेव राम जी चाहते थे कि एक एक बच्चा पढ़े, गांव गांव जाकर के लोगों को समझाते, बच्चों को पढ़ाओ, एक बच्चा मुझे सौंप दो, मैं पढ़ाऊंगा। और यहाँ के पकड़ के जोधपुर ले जाते। मेरे गांव में भी एक आदमी को उन्होंने पढ़ाया था। करीब सभी गाँवों में ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाते और जोधपुर में पढ़ाते थे। उनके पता नहीं कैसे व्यवस्था करते थे। गाँव वाले उसको, जो बुजुर्ग कहते थे कि फला आदमी नाबालगी में पढ़ियो, नाबालगी में या लावारिस बता करके पढ़ाते थे, अनाथ बता देते थे, लोगों से पैसे लेते थे कैसे ही करके कि भाई अनाथ बच्चे इनको पढ़ाना, उनकी खाने पीने की सरदारपुरा में व्यवस्था करते थे। और इस प्रकार उन्होंने, उनके दिल में बहुत दर्द था। हालांकि उनके कई साथी थे इस मामले में। नागौर से मूर्चंद जी आर्य थे, गुल्लाराम जी थे रतकुड़िया से, रामदान जी बाड़मेर के बलदेव राम मिर्दा थे रामदान जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की, रेलवे की नौकरी करते हुए भी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। तो ये लोग, और उल्टा जागीरदार नहीं चाहते थे पढ़ाए जाए बच्चे। तो मैं बताता हूँ छोटी छोटी बातें बलदेव राम जी के बाबत। और बलदेव राम जी के नाम कॉलेज, कुछ लोग तो मुझे फेसबुक पर बता रहे थे कि बलदेव राम के नाम से नागौर की कॉलेज क्यों है। बड़े बेवकूफ़ हो गए हमारे। बलदेव राम, जो भी शिक्षा और जो नमक है इस मारवाड़ की भूमि में, जो एजुकेशन है, जो जन जागरण है, वो मिस्टर बलदेव राम मिर्दा की वजह से है। अगर बलदेव राम मिर्दा नहीं होते तो आज हम शहर में जाने से पहले बिदकते कि यार शहर है, डरते लोगों से। गांव के बाहर जंगलों में घूमने वाली कौमें थी ये, खेती करने वाली पशुपालक। उन्होंने बहुत मेहनत की। बलदेव राम मिर्दा ने जितनी भी हॉस्टल, जैसे नागौर की हॉस्टल है किसान छात्रावास, जोधपुर की है, ये किसान छात्रावास सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वहाँ लोग जो साधु लोग रहते थे, नागौर जोधपुर की रामगढ़ी छात्रावास है, जो जानते हैं उनको पता है, राम सनइयों का एक स्थान था। और उन साधुओं को बलदेव राम जी ने और इन लोगों ने कहा कि आप लोगों के लिए गाँव से मैं बच्चे पकड़ के लाता हूँ, आपकी सेवा करेंगे, आपको खाना बना के देंगे, आपके लिए ईंधन जो लकड़ियां हैं बटोर के चुग के ले आएंगे, और आपको बना बनाया खाना दे देंगे, और आपकी सेवा हाजिरी करेंगे, आप इन बच्चों को रख लो। तो इस प्रकार उन्होंने
उन साधुओं को वो बच्चे सौंपे और उनसे ये कहा कि आप किसी चेले वेले को नहीं, हम बच्चों के लिए ये जगह सौंप दो, आपकी जो बगीची है। नागौर की बगीची है वो भी एक साधु का स्थान था। नागौर की जो किसान छात्रावास है उस बगीची में भी उन्होंने साधुओं के पास बच्चे ला के छोड़े और फिर वो साधु चल बसे तो वो ज़मीन किसान छात्रावास के अंडर में आ गई। हालांकि उसको लोग जाट बोल्डिंग कहते हैं आज भी, परंतु बलदेव राम जी ने उनका नाम रखा किसान छात्रावास। लोग इसलिए जाट बोर्डिंग कहते हैं कि जाटों के बच्चे ज़्यादा थे। बाकी बलदेव राम जी जिन किसान छात्रावास को चलाते थे या चलाने के लिए उनका प्रयास था, उनमें उन्होंने कह रखा था कि किसी भी जाति का गांव का रहने वाला जिसका शहर में रहने के लिए ठोर ठिकाना नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, वो इस हॉस्टल में रहेगा, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। तो मैं जब 1979 में नागौर की किसान छात्रावास में गया, उस समय सिर्फ दो ही जातियां, एक तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे नहीं थे और एक राजपूतों के बच्चे नहीं थे। और उसका कारण था कि उस समय राजपूतों ने अपनी अलग से अमर छात्रावास बना रखी थी। बाकी उससे पहले कहते हैं कि राजपूतों के बच्चे किसान छात्रावास नागौर में रहते थे और शायद सभी किसान छात्रावासों में रहते होंगे, क्योंकि बलदेव राम जी की विचारधारा का मामला था। उन्होंने कहा सभी के बच्चे रहेंगे। लड़ाई है जागीरदारों से, सामंतों से। बलदेव राम जी तो खुद जागीरदार थे, खुद एक सामंत थे, एक गांव के जागीरदार थे, गांव का लाटा लाड़ते थे। परंतु उनकी लड़ाई उन अत्याचारी और क्रूर शासकों से थी जो ग्रामीणों को बहुत परेशान करते थे। इसलिए उन्होंने उनको राजपूतों से कोई दिक्कत नहीं थी, राजपूतों को किसान छात्रावासों में उन्होंने रखा था। शेड्यूल कास्ट के बच्चे नागौर की किसान छात्र, बाकी मुझे पता नहीं बाड़मेर में हो सकता है उधर छुआछूत ज़्यादा होती होगी उस जमाने, हालांकि छुआछूत यहाँ भी कम नहीं थी उस जमाने में, अभी तक है। तो नागौर की किसान छात्रावास में मेघवाल रहते थे, नाइक रहते थे। इनके तो मुझे पक्के प्रमाण है, कुचेरा के, मांजरा के मेघवाल। मांजरा के मेघवाल तो मेरे मित्र कहते थे कि हमारे साथ है वो। मैं जब गया कॉलेज में, उस समय मैं शेड्यूल कास्ट के लिए समाज कल्याण का छात्रावास खुल गया था, इसलिए वो लोग अलग हो गए थे। उससे मेरे जाने से 2-4 साल पहले ही अलग हो गए थे। उससे पहले सभी कौमों के लोग इन हॉस्टल में रहते थे। रामकिशोर जी वाचिंग कर रहे हैं और इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं किसान छात्रावास में था तब एक नाइक हमारे साथ रहते थे। तो मतलब जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके गाँवों में छुआछूती हो सकता है, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा अलग बैठ जाओ, खाते वक्त, खाना खाते वक्त थोड़ा अलग बैठ जाओ, बाकी रहेंगे सभी बच्चे इस हॉस्टल में। तो याद आ रही है रामदान जी की, आनी चाहिए, उन लोगों की बदौलत है। असल में मेरी तो मानना यह है कि हमारा जो भी एजुकेशन है, ये भारत का विकास और भारत का विज्ञान और भारत का जितना भी विकास हुआ है उसमें 90% से अधिक योगदान अकेले लॉर्ड मैकाले का है। अगर लॉर्ड मैकाले शिक्षा के स्कूलों के दरवाजे सबके लिए ओपन नहीं करता, आम जनता के लिए नहीं खोलता, तो यहाँ की 90% जनसंख्या स्कूलों में नहीं घुस पाती। और लॉर्ड मैकाले अगर दरवाजे नहीं खोलता, शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं करता, आम आदमी के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं करता, तो ज्योतिबा फूले नहीं हो सकते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने के हकदार नहीं है इस देश में। हाँ, आप सही कह रहे हैं, रामकिशोर जी के ज़माने में थे बच्चे, ये थोड़ा मेरे से 5-7 साल पहले थे नागौर किसान छात्रावास। उससे पहले और भी थे, मेघवाड़ों के काफ़ी बच्चे थे। तो सभी बच्चों को रखा था बलदेव। हाँ, तो आगे ये हाँ, तो सर छोटू राम कैसे पढ़ता है अगर लॉर्ड मैकाले खुली नहीं करता तो, क्योंकि शास्त्रों में तो वर्जित था पढ़ना। सर छोटू राम जाट जाति से जाट नहीं पढ़ सकता था शास्त्रों के हिसाब से कहीं पर भी। अंग्रेजों ने ही उन शास्त्रों को इनकार किया था। लॉर्ड मैकाले से आज भी भारत के लोगों को बहुत जलन है कि इसने शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दिया, इन मूर्खों को पढ़ने की छूट दे दी। हमें तो अभी भी मूर्ख माना जा रहा है कि ये लोग जो हैं, हमें कहते हैं ना अयोग्य लोग हैं, आरक्षण की वजह से इनकी नौकरियां लग रही है, तो अयोग्य माना जाता है अभी भी। हम पढ़ लिख गए पर अयोग्य हैं अभी भी। तो मैं भटक रहा हूँ थोड़ा। हाँ, बलदेव राम जी देखो, छुआछूत के मामले में मेरे दादा बताते थे मुझे, दादा ने बहुत मुझे बातें बताई बलदेव राम जी के बाबत। रोज कहते थे डीआई साहब, ये कहते थे डीआई साहब ने कहा कि देखो
सभी काम अपने हाथ से करने हैं आपको। यहाँ तक कि डीआई साहब जहाँ भी, वो डीआई जी को डीआई कहते थे गांव में, उनके पुराने आदमियों की बोलचाल की भाषा थी। गांव में जाते तो वो कहते हर गांव में मीटिंग में कि मुझे आपके गांव में कोई मरा हुआ जानवर हो तो बताओ, मैं हाथ लगा के बताता हूँ उसके। मरे हुए जानवर को हाथ लगाने से कोई चमार या मेघवाल या हरिजन नहीं होता है। तो मेरे दादाजी बताते थे कि गांव में अगर मरा हुआ जानवर होता तो भी लोग बलदेव राम जी को नहीं बताते थे, डर के मारे कि बलदेव राम जी उसको हाथ लगा देंगे और लोग हमें हंसेंगे कि तुम्हारा बलदेव राम मरे हुए जानवर को हाथ लगा लिया उसने। शास्त्रों में मनुस्मृति में मिस्टर समंदर सारण, शास्त्रों में मनुस्मृति के हिसाब से एजुकेशन वर्जित है। सभी शास्त्रों में, रामचरितमानस भी कहती है एजुकेशन वर्जित है। रामचंद्र चरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि अधम जाति को विद्या देई और जैसे आई को दूध पिलाई। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो वो जहर नुकसान करेगा, सांप तो आपको ही नुकसान करेगा अगर दूध पिलाओगे तो। इसी प्रकार नीची जाति के लोगों को अगर विद्या दोगे तो बस सांप को दूध पिलाने के बराबर बताया उन्होंने। पढ़ने लॉर्ड मेकाले की छूट देने के 100 साल बाद भी जब मेड़ता की स्कूल में एक जाट को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या मानते हो इसको? उसके 100 साल बाद जोधपुर की स्कूल में मेरे गांव के जाट, जो जाति से गोत्र उनका वो मिर्जा पदवी थी और जागीरदार थे, डूटीबास के ठाकुर थे। ये रामकिशोर जी सुन रहे हैं, इनके मामा जी थे बद्री राम जी कप्तान साहब। वो डूटीबास के, उनके पिताजी दादाजी डूटीबास गांव के ठाकुर थे। उसके बाद में वो डूटीबास गांव की जागीर उनके चाचा को मिल गई थी, भाई मगदी राम जी मेजर साहब को। तो वो जागीरदार थे, जैसे जागीरदार ये खींसर ठाकर वगैरह थे वैसे जागीरदार थे वो बद्री राम जी। और बद्री राम जी कहते हैं कि जोधपुर की स्कूल में एकमात्र मैं नीची जाति का आदमी था, पूरी स्कूल को छानबीन करके, जबकि वो जागीरदार के बेटे थे, कोई छोटी जाति नहीं थी। जोधपुर जाने की औकात ही क्या थी? आम जाट जोधपुर जाकर के कैसे पढ़ सकता था उस जमाने में? पेट में रोटी नहीं मिलती थी, खिचड़ा खाने को नहीं मिलता था पूरा, जोधपुर कैसे जाएगा बेचारा? परंतु वो जागीरदार परिवार से थे, इसलिए उनका जोधपुर में आना जाना था, जोधपुर में उनका निवास था। सरदारपुरा में जितने भी पूरे मारवाड़ के जागीरदारों के रहने के लिए कोई छोटे छोटे ठिकाने थे, जैसे अभी दिल्ली में जोधपुर हाउस होता है ना, वैसे सभी के हाउस थे। नागौर में भी भाखरोद के मिर्दा का नोरा था, मिर्दाओं का अलग से नोरा था कि मिर्दा लोग जाते थे तो उस नोरे में रुकते थे। इस प्रकार ये जागीरदार थे और उनकी भी हालत थी, तो आम जाट क्या पड़ेगा? तो बलदेव राम जी की बाबत एक और छोटी सी बात बताता हूँ। शिनोद के एक मेरे रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे बताया, मैं इन ऐसी बातें पहले पूछता रहता था, आजकल तो मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए पूछ नहीं पाता हूँ किसी से। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने बलदेव राम जी को देखा क्या? मैंने बलदेव राम जी को सुना है, मैं छोटा था, पर उनकी बात मेरे बेटी इसलिए नहीं कि मैं पढ़ना चाहता था, मैं भाग जाता था घर से कि मैं पढ़ूंगा कहीं जा कर के, पर मेरे पिताजी पकड़ के ले आते थे कि यहाँ काम कौन करेगा, खाएगा क्या पढ़ेगा तो, और ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाया जाता था। और फिर खेतों में हल चलाना और सारा काम करना पड़ा, क्योंकि अगर पढ़ने जाऊँ तो फिर घर में अनाज कम पड़ जाएगा। काम कम होते ही रोटी के लाले पड़ जाते थे। काम करने वाला आदमी अगर पढ़ने जाएगा तो काम कौन करेगा? इस प्रकार वो कहते हैं मैंने बहुत भागदौड़ की कि मैं पढ़ूंगा, पर मेरे पिता ने पढ़ने नहीं दिया मुझे। और वो कहते हैं कि जब बलदेव राम जी मेरे गांव के मीटिंग कर रहे थे, गांव पूरा इकट्ठा हो रखा था, मेघवाल भी थे, एक कोने में, एक साइड में बहुत दूर, बाकी लोगों से दूर खड़े थे। तो बलदेव राम जी ने पूछा कि भाई आप लोग इतने दूर क्यों खड़े हैं? तो बोले कि बाबू जी हम तो मेघवाल हैं। बोले क्या हो गया मेघवाल हो तो? डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मंदिर में घुस सकते हो, आज मेरी मौजूदगी में तुम मंदिर में घुसो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा।
इस प्रकार की बात भी बलदेव राम जी ने उस समय उस सिनोद गांव में कह दी थी। वो अभी भी जीवन राम जी जिंदा है, उनसे मेरी बात हुई है थोड़े महीनों पहले ही। तो जीवन राम जी बता रहे हैं कि मैंने कहा फिर क्या किया, मेघवाल घुस गए मंदिर में? कि नहीं, मंदिर में नहीं घुस गए। मेघवालों को लोगों ने ईश्वरों आंखों में ही समझा दिया कि ये तो अभी चला जाएगा, मंदिर में घुसेंगे तो यहाँ कहाँ रहेंगे, गांव में रहना था उनको, इसलिए उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। पर बलदेव राम जी ने अपने मुंह से जरूर वो ये बात कह दी थी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम और ये बराबर हो सभी, ये बात उन्होंने कही थी। तो अब बलदेव राम जी के नाम से जो नागौर की महाविद्यालय का नामकरण हुआ है, उसमें बहुत बड़ी रकम दी। उस समय कैबिनेट केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटे रामनिवास जी, और उन्होंने योगदान भी दिया सर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सरकार को करोड़ों में रुपये दिए और बलदेव राम जी के नाम से उसको करवाया। अभी माडीबाई के नाम से कॉलेज करवाई बलदेव राम जी की वो पत्नी के नाम से, तो तब भी लगभग 10 करोड़ रुपये उन्होंने योगदान दिया उस कॉलेज में और उसके नाम करवाया। भाई इनके नाम होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। बलदेव राम जी के परिवार से अगर 1 रुपया भी नहीं मिलता है तो उनके नाम होनी चाहिए। ये तो ठीक है, उनका जागीरदार परिवार था, सक्षम था। उस समय भी उन्होंने अपने बेटे रामनिवास जी को लंदन बैरिस्टर पढ़ाया था, बाहर पढ़ाया था। उस समय सक्षम परिवार था उनका थोड़ा। जैसे मैं जहाँ नारवा में रहता हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको, भाई श्री राम जी सो, जिनको ठाकुर ने परेशान किया था, कि अभी नारवा में कभी बात कर लेता हूँ तो बच्चे तो राजी होते हैं। मैं तो बलदेव राम जी की जयंती पर सारी बातें करता रहता हूँ स्कूल में। तो श्री राम जी सो के बाद में बात की तो कुछ बूढ़े लोग थे, वो कह रहे थे वो श्री राम जी तो श्री राम जी थे, वास्तव में उन्होंने तो बहुत किया। और अब उनके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने कोई धन थोड़ा ही कमाया था जो पीछे कोई मेल मालिया हो जाएंगे। श्री राम जी ने लोगों के लिए, भाई तुम तो खेतों में काम करते थे, वो सुनवाई में पेशियों में घूमता था, वो तो जीवन यापन भी उनका बड़ा मुश्किल था। तो श्री राम जी के पास तो ऐसा कुछ था नहीं ना धन माल, तो ताकि उनकी औलाद जो है बहुत बड़ी पार्टी हो गई। बलदेव राम जी जागीरदारी की वजह से थे। जैसे मेरे गांव में जो जागीरदार थे मंगनी राम जी, उनको मुआवजा मिला था जागीरदारी पूरी जमीन का उस गांव की का, बाकी जागीरदारों की तरह इसी प्रकार इनको भी मिला था। हाँ, तो ठीक है, काफी बात हो गई। आप लोगों ने सुना। आप लोगों से एक बार मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे गुरु, हाँ बढ़िया बात है। हाँ, और कोई एक क्वेरी हो किसी की छोटी मोटी तो कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आजकल मामूली सुनता हूँ, तो शायद जुड़ना भी कोई चाहे तो जुड़ सकते हैं। शायद जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं, तो मैं भी यहाँ जुड़ने का कोई ऑप्शन ढूंढूं। मुझे नहीं लगता कि किसी मित्र की कोई क्वेरी है ऐसी जो मेरे से बात करना चाहे इस बाबत। ज़्यादातर इस विषय को मैंने जितना छूना चाहा था छुआ है। एक बार और कह दूं कि जिन लोगों ने शिक्षा के लिए अलग जगाई है, जिस गांव में भी, कई गांव में हुए हैं, उनके, हाँ आपके क्वेश्चन ले लेंगे। आप लिख के भेज दो तो अच्छा रहेगा। हाँ करूँगा मैं, उनके बारे में थोड़ी बातें लिख दूंगा आपको। कहते हैं कि बलदेव राम जी उस जमाने में जब गाँवों में फिरते थे तो एक तो बच्चे मांगते थे लोगों से, दूसरा वो लोगों से, उन स्थिति ये थी कि गांव वाले गांव में आने से पहले बलदेव राम जी के समाचार सुन करके दूसरे गांव तक चले जाते थे और उनको कहते थे कि आप हमारे गांव में मत आओ, और गांव के जागीरदार के गुंडे आपको मार देंगे, बंदूक लिए खड़े। फिर भी बलदेव राम जी रुकते नहीं कि मेरी चिंता तुम मत करो, मेरी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार बलदेव राम जी गांव में आते तो मीटिंग में लोग इकट्ठे नहीं होते थे। मेरे दादाजी बताते थे कि बलदेव राम जी की मीटिंग में भाषण सुनना अपराध था उस जमाने में। तो जब मीटिंग लेते थे तो लोग यूं ही बैठे बैठे सुनते थे, सामने जाके कोई नहीं बैठता, न तो कोई दरी बिछाता था, न कोई पीने के पानी लाता था उनके लिए। अगर पीने का पानी लाए तो पेशी पड़ जाती थी रावड़े में, और दरी कौन बिछाए उनके लिए। तो कहते हैं कि यूं बैठे बैठे सुनते थे, जैसे वो सुन ही नहीं रहे, यूं ही बैठे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं।
और पूछते तुम भाषण नहीं साहब मैं तो यूं ही बैठा था पीछे उधर देख रहा था, उधर मैंने देखा ही नहीं वो आए तो। मतलब इस प्रकार लोग उनको सुनते थे। इतनी बड़ी कठिन परिस्थितियां थी, फिर भी वो गांव गांव घूमते थे पूरे मारवाड़ में। उनको उनके दो काम थे, सरकार की तरफ से भी था कि इनको समझाना है भाई जनता को कि जो डाकू है गुंडे हैं उनके बारे में मुझे सूचना दो, डाकुओं का उन्मूलन उनका मुख्य कार्य था, सरकारी काम भी था। साथ साथ शिक्षा और जन जागरण, कुरीतियों के बारे में बड़े जमकर बलदेव राम जी ने मेहनत की। गांव में उस समय कला जत्थे आते थे, गीत गा करके समझाते थे लोगों को मृत्यु बोझ के इनके बाबत। और लोग कहते थे कि बलदेव राम जी ने कहा, फिर भी उनकी बात भी वो लोग नहीं मान पाए कुरीतियों के मामले में। बहुत बड़ा कद था उनका। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, लोग झूठी बातें कर रहे हैं उनके। वो बलदेव राम जी मृत्यु बोझ की मना थोड़ी करते थे, हालांकि उन्होंने खूब इसके लिए प्रयास किए थे। शिक्षा का निजीकरण, हाँ ठीक है। हाँ रामकिशोर जी कह रहे हैं फिडोद में शिक्षा का श्रेय दादूपंती रघुनाथ दास जी को जाता है। एक और बता दूं मैं कि शिक्षा का जो अपने शेखावाटी और हरियाणा तक का इलाका है और लगभग नागौर में कुछ श्रेय आर्य समाजियों को ज़्यादा जाता है शिक्षा के लिए। इन लोगों ने मेहनत की, हालांकि वो एक पाखंड और अंधविश्वास में भी धकेल गए हमें। सर छोटूराम भी आर्य समाज से प्रभावित हो गए थे, बलदेव राम जी भी थोड़ा बहुत हो गए थे, और मूलचंद जी आर्य, तो हमारे मूलचंद जी आर्य ही थे। और जिन जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हुआ एजुकेशन तो बढ़ा, परंतु उन्होंने जने उदाहरण करना और वो ओमर वो शुद्धिकरण और हिंदू बनाना और वैसा कुछ किया, उससे अंधविश्वास, वो दयानंद का काम था। बाद में सर छोटूराम ने भी इनकार कर दिया, भगत सिंह ने भी इनकार कर दिया आर्य समाज को, सभी लोगों ने आर्य समाज को इनकार किया बाद में, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये पाखंड भी फैलाता है। बाकी एजुकेशन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान है। अगर शेखावाटी का जो ज़्यादा एजुकेशन हम देख रहे हैं उसका श्रेय आर्य समाज को जाता है पूरा ही। केशवानंद जी वगैरह जो थे, या हरियाणा में जो एजुकेशन देखते हैं उसका भी श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो एजुकेशन में आर्य समाज को हम भूल नहीं सकते, उन्होंने काम किया है इस मामले में काफ़ी। और हमारे मूलचंद जी आर्य थे नागौर में, किसान छात्रावास उन्हीं की देन मानी जाती है, नागौर की किसान छात्रावास। हाँ क्या है निजीकरण, हाँ निजीकरण की सुन रहे हैं सर, कई बातें हैं। मैं थोड़ा मारवाड़ की जो शिक्षा का, मारवाड़ क्षेत्र में शिक्षा कैसे हुई और जन जागरण, इसके इतिहास में गरीबों के लिए बलदेव राम जी गरीबों के लिए क्या करते। बलदेव राम जी के पास गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं था। बलदेव राम जी ने मारवाड़ टेंडेंसी एक्ट 1949 में करवा लिया था, और बाद में बलदेव राम जी हमारे जागीरदारों से संघर्ष करते करते मर गए थे। जिन मित्रों को पता नहीं उनको बता दूं कि पूरे मारवाड़ की जहाँ तक मुझे जानकारी है 95% जमीन राजपूतों की थी, 95% से ज़्यादा। कुछ जागीरें चारणों के पास थी, इक्का दुक्का यूं काफ़ी दर्जनों में हो सकती है वो, कुछ ब्राह्मणों के पास थी, और कुछ एक जागीरें राजपुरोहितों के पास थी। और मेरे हिसाब से पूरे मारवाड़ में जाटों के पास दो ही जागीर थी, एक तो कुचेरा के मिर्दाओं के पास, मिर्जास गांव था कुचेरा से थोड़ा हटके, और एक मेरे गांव के बाकरोद के मिर्दाओं के पास जागीर थी डूडीवास गांव। शायद इसके अलावा पूरे मारवाड़ में मैंने काफ़ी पूछा है, जाटों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी, एक खेत नहीं था, बाड़ा नहीं था, घर नहीं था, रहने की कोई जमीन नहीं थी। जब जाट कोई मकान बनाने की बात करता था तो राज के कणवारी पूछते थे कि मकान के नीचे टाइर है क्या, ले जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ तुम रहते हो तो करसा हो, तुम तो जमीन तो तुम्हारी है नहीं। कल को जागीरदार कहते कि भाई निकलो यहाँ से, तो निकलना पड़ेगा, तो फिर मकान यहीं पड़ा रहेगा तुम्हारा, इसके नीचे कोई पहिया है क्या जो तू इसको चला के ले जाएगा तेरे साथ। इसलिए हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं था, न कोई हमारी जमीन थी, रहने के मकान की जमीन हमारी नहीं थी। अब यार किसकी भूमिका है मुझे क्या पता, मैं क्या, ये जो जाकड़ा साहब पूछ रहे हैं किसकी भूमिका है इसको बनाने में,
बलदेव राम मिर्दा कॉलेज को नहीं, वीर तेजा जी का नाम करने में सरकार ने घोषणा की है, सरकार ने आदेश किया है, तो ये तो सरकार की होगी, सरकार के आदेश के बिना तो कैसे हो रही है। हाँ, दबाव किसी ने बनाया, पूरी जनता ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया, कितने लोगों ने बनाया, कैसा बना, या जनता के दबाव में, या इसलिए जनता को खुश करने के लिए उन्होंने नामकरण किया। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मेरे सामने करने की क्या औचित्य है आपका। मैं बात किसी और विषय पर करना चाहता हूँ। तो देखो, इस ऐसी आपको डाबड़ा कांड भी सुना होगा, कई कांड हुए थे बलदेव राम जी को मारने के प्रयास के। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने शिक्षा का जन जागरण किया, सर छोटू राम जी को बलदेव राम मिर्दा लेके आए थे 1943 में जोधपुर। इसलिए सर छोटू राम, वहाँ जागीरदारी का मामला नहीं था जहाँ सर छोटू राम रहते थे, और सर छोटू राम खेती करने वाली और मजदूर दोनों कौमों के हिमायती थे। खेती और मजदूरी करने वाले जो लोग थे उन दोनों के हिमायती थे, और उन दोनों की सबसे बड़ी समस्या वो बताते थे मंडी और फंडी। मंडी जो दुकानदार था गलत तोलता था, वाट तोलने के मापदंड अलग अलग थे, लेने के और दूसरे दो। जैसे खरीदते थे तो अलग बाट माप के पत्थर ला के रख दिए जाते थे, बेचने के अलग होते थे दुकानों पर। तरह तरह से ठगा जाता था किसानों को। तो सर छोटू राम कहते थे मंडी से सावचेत हो जा। और एक फंडी, फंडी उसको कहते जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाते थे समाज में। पंडित, पुजारी, मुल्ले, मौलवी। फंडी दो प्रकार के थे सर छोटू राम की नज़र में, पंडे पुजारी भी थे और मुल्ले मौलवी भी थे। क्योंकि सर छोटू राम के साथ में पूरे पाकिस्तान के मुसलमान थे उस समय। जिन्ना को भी नहीं मानते थे तो सर छोटू राम को मानते थे। हाँ, जोधपुर में समझाते थे। तो इसलिए बलदेव राम जी सर छोटू राम को यहाँ लेके आए जोधपुर में और एक मीटिंग की। मुझे जो बुजुर्गों ने जो बातें बताई वो थोड़ी सी बताते, शेयर कर लेता हूँ मामूली। कि कहते हैं कि उस मीटिंग में यहाँ से पता लगता कि फला गांव से कोई आदमी गया है, पैदल जाते थे सभी, जो भी गए थे और वहाँ से आए थे, वहाँ उन्होंने जब देखा कि जोधपुर दरबार और बलदेव राम मिर्दा और सर छोटू राम तीनों की कुर्सियां लगी हुई थी, बराबर बराबर की कुर्सियों पर वो लोग बैठे थे। तो बराबर की कुर्सियों पर जब दरबार के बराबर गांव के किसान को, जाट को बैठा देखा, तो लोग कहते हैं कि हमारे यूं अंदर बात समा नहीं रही थी। क्योंकि गांव के जागीरदार के आदमी से इतना डरते थे कि उसके पैरों में देखते थे, सामने नहीं देख पाते थे। दरबार के बराबर बैठ गए तो उनको भराया था, आंखें भराई थी, आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगी। क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। और जब यहाँ आकर के लोगों ने उनके घर जाके पूछा कि आप जोधपुर जाके आए हो, क्या देखा, क्या हुई मत। दरबार के बराबर बैठे थे बलदेव राम जी और सर छोटू राम, दरबार बाप जी के बराबर कुर्सियों पर। अब लोगों को विश्वास नहीं होता जैसी बात कर रहे थे वो। और कहते हैं कि इतना यहाँ ये भी कहते थे कि मान को इतो भेड़ हुई, इतने आदमी इकट्ठे हुए कि पानी पीने को नहीं मिला वहाँ जोधपुर में, जहाँ वो मीटिंग थी सर छोटू राम और बलदेव राम मिर्दा की। और दरबार भी चाहते थे कि किसानों को जागृत किया जाए इन जागीरदारों के खिलाफ, क्योंकि जागीरदार दरबार से अलग बगावत कर रहे थे उस जमाने में। तो दरबार का और जो ये सर छोटू राम का, बलदेव राम का गठजोड़ कुछ इस प्रकार था। तो और तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी, हाँ ठीक है, सत्य प्रतीत होती है, जैसा मैंने सुना है वैसी कर रहा हूँ मैं। तो कितनी सत्य है, सुनता रहता था, पूछता रहता था, बात होती रहती थी। बताते थे कि सबसे ज़्यादा दुखी, मेरे जो बुजुर्ग बताते थे कि ये खेती करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे यहाँ पर। क्योंकि किसान के अलावा जो एवड़ चराते थे उनकी भी ज़्यादा ठाकुर की जोर नहीं था। जागीरदार का जुल्म सबसे ज़्यादा खेती करने वालों पर था। इसीलिए बलदेव राम मिर्दा ने जागीरदारों के खिलाफ इतना संघर्ष किया था। और
कहते हैं कि सारी जातियां सुखी थी जाके खेती करने वालों के बजाय। सबसे ज़्यादा शोषण इनका होता था कि इनके साथ छुआछूत नहीं थी, इसलिए शोषण ज़्यादा होता था। बाकी लोगों को इतना शोषण भी नहीं हो पाता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे हैं वो लोग, और धन्य हैं। एक बार मैं उनको वापस याद करता हूँ, लॉर्ड मेकाले, सर छोटू राम, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव राम मिर्जा, कुंभाराम जी आर्य। बलदेव राम जी के जाने के बाद हमें जो ज़मीन दिलवाने की बड़ी पैरवी की वो सर कुंभाराम जी आर्य ने की। राजस्थान का जो टेनेंसी एक्ट लागू करवाया वो सबसे ज़्यादा भूमिका कुंभाराम जी आर्य की है, क्योंकि बलदेव राम जी उस समय हमारे बीच में नहीं रहते। और भी कई बातें हैं, आप आश्चर्यजनक अचंभा करोगे। मैं और भी इस विषय पर कभी बातें करूंगा, शायद टाइम काफ़ी हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1 मिनट में। ठीक है मित्रों, पर्याप्त है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने शांति से और बड़े इत्मीनान से सुना। आशा है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, राम राम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें।